दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत मध्य एशिया संबंधों पे और प्रथम शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले आप जान जाइए कि भारत मध्य एशिया, हाँ दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़ कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा आप लोगों का। टीम जीसीएस आईएएस से जुड़े हुए जो भी एटम बम बैच से जुड़े हुए जो भी भावी ऑफिसर है, फाइनल सिलेक्शन होगा। खाली आप पीडीएफ पढ़ के जाइए, जीएस से सिलेक्शन होगा और आपको जीएस में हाईएस्ट मार्क्स आपको आएंगे। विश्वास करके, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोग मुझे पेमेंट किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी उम्मीद और विश्वास के साथ पीडीएफ पढ़ रहे होंगे। फाइनल सिलेक्शन होगा। हमको 100 से ऊपर लोग मैसेज किए हैं कि सर्वाधिक बेस्ट पीडीएफ है। हाँ, कमी है, कहीं कहीं ग्रामेटिकल एरर्स हैं, हम अपने बोलते हैं। बाकी स्टैंडर्ड पॉइंट, डाटा और भूमिका उससे बेस्ट ऊपर कर जो है फाइनल सिलेक्शन लेता है। तो जीएस से लोग सिलेक्शन लिए हैं। आज तक पूरे बीपीएससी के इतिहास में आपको नहीं पता होगा कि ऑप्शनल में 111 नंबर और फाइनल सिलेक्शन। एग्जाम्पल है जीसीएस आईएएस के बैच से। तो यह स्थिति है। भारत मध्य एशिया से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखना है। भारत मध्य एशिया के बीच संबंध पुराने और ऐतिहासिक है, जो 2500 वर्षों से चले आ रहे हैं। वस्तुओं का व्यापार लगातार और नियमित रूप से होता रहा है। यानी 2500 वर्षों से ही वस्तुओं का व्यापार लगातार और नियमित रूप से होता रहा है। जब आप भारत के एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक, तो आपको मध्य एशियाई जो ए सेक्शन देख रहे हैं, तुर्क, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या अफगानिस्तान ही पाकिस्तान है। तो 47 से पहले तो भारत यहाँ तक था ही ना, यहाँ तक था। कुषाण काल में देख लीजिए, मुगल काल में देख लीजिए, ब्रिटिश शासन काल में देख लीजिए, इस सब में यहाँ से जो है व्यापारिक आदान प्रदान जो है होता रही है। वैदिक सभ्यता में ही बोगजकाई अभिलेख जो है मध्य एशिया के देशों में ही प्राप्त हुआ है। तो नियमित रूप से यहाँ तक जो है आदान प्रदान रहा है। लेकिन 47 के बाद पाकिस्तान के बंटवारा के बाद जो है क्या हुआ है कि मध्य एशिया हमसे बहुत दूर जा चुका है, मतलब कनेक्टिविटी भौतिक रूप से। लेकिन जो हवाई संपर्क है या पाकिस्तान को बाईपास करते ईरान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से हम लोग आज भी मध्य एशिया के देशों से जुड़े हुए हैं। तो मध्य एशिया के साथ भारत की सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। मध्य एशिया पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से होकर जाना होगा, पाकिस्तान से सीधे होकर जाना पड़ेगा, नहीं तो यही जो है ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान होते हुए, ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान होते हुए, दूसरा कोई या इधर चीन है, वो आप जाने ही नहीं देगा आपको। यहाँ भौगोलिक विषमता है, या अफगानिस्तान होकर ही सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान जो है कब्जा किए हुआ है। तो यह स्थिति है। तो सीधे कनेक्टिविटी की चुनौती है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे अभी। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम इस समय पर इस सब की चर्चा करेंगे। आपको भी एक ऐसे ही मैप बनाना है, इससे 1 नंबर बढ़ जाएंगे। लोकेशन कीजिएगा, जब भी आईआर के क्वेश्चन बना रहे हैं, आईआर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो लोकेट कर दीजिए कौन सा देश कहाँ है। इससे एक गुड इम्प्रेसिव जाता है। और आपको क्या करना है, एग्जामिनर को लुभाना है। आपका काम ही है एग्जामिनर को लुभाना। एग्जामिनर आपका लुभ जाएगा, आपको एसडीएम बना देगा। एग्जामिनर आपसे नहीं लुभेगा तो एसडीएम नहीं बनाएगा। सीधा स्टूडेंट का काम ही है, मेंस के जितने भी एस्पिरेंट है उनका काम है अपने लेखन शैली, अपने कंटेंट के माध्यम से एग्जामिनर को लुभाना, इम्प्रेस करना। बस अगर वो इम्प्रेस हो जाएगा तो आपको अधिक नंबर मिलेगा। आप उसको ऐसा बात लिख दिए जिससे उसको नाराज होगा, वो आपके अक्षर को नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर वो नंबर नहीं देगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि साफ सुथरा लिखिए, रीडेबल लिखिए, भूमिका प्रभावी लिखिए, अच्छे पॉइंट लिखिए, फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि अच्छा अगर लिखेंगे तो अच्छा सबको अच्छा लगता है, अच्छा जो है सबको अच्छा लगता है, और उसको भी अच्छा लगेगा, और आपसे इंप्रेस होगा, वो आपको नंबर देगा, एसडीएम बनाएगा। तो यही कहते हैं कि थोड़ा सा इंप्रेसिव भी बनाने का प्रयास कीजिए। तो भारत मध्य एशिया के बीच संबंध हम भूमिका नहीं बोले, भारत मध्य एशिया के बीच संबंध भारत मध्य एशिया के बीच संबंध पुराने और ऐतिहासिक है, जो 2500 वर्षों से चले आ रहे हैं। वस्तुओं का व्यापार लगातार और नियमित रूप से होता रहा है। इससे भी बढ़कर भारत मध्य एशिया के बीच जो है सोच, विचार और दर्शन का आदान प्रदान होता रहा है। भारत से ही बौद्ध मतों का प्रभाव मध्य एशिया की ओर गया, मध्य एशिया से सूफी मतों का प्रभाव जो है भारत की ओर आया, जो आज भी साक्ष्य के रूप में दोनों देशों के वेशभूषा, भाषा, भोजन और कल्चर पे समान रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। इतना लिखने के बाद भूमिका लिख दीजिएगा। नीचे आइए, दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध देखेंगे तो 1992 में भारत मध्य एशिया के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की गई, जिसकी 30वीं वर्षगांठ 2022 में मनाया गया है। और इस 30वीं वर्षगांठ पे भारत मध्य एशिया प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य परिणाम हम आगे देखेंगे। उसके बाद दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता एक दूसरे देशों के यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध गतिशील रहता है। अब भारत के प्रधानमंत्री का 2015 में मध्य एशियाई देशों का यात्रा, दिसंबर 2021 में मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों का भारत यात्रा, समय पर मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है भारत की यात्रा करते रहते हैं। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध गतिशील बना रहता है। दोनों देशों के बीच जो है आपसी हित के मुद्दों पे, साझा हित के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कई संवाद तंत्र सृजित किए गए हैं, जिसमें इस मध्य एशिया संवाद तंत्र, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो इसी साल सृजन किया गया है। उसके बाद दोनों देशों को एक मंच पे लाने के लिए कई बहुपक्षीय संस्थान है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों देश एक मंच पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, WTO एक मंच पे लाने का प्रयास करता है। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे संघाई सहयोग संगठन, जैसे भारत और मध्य एशिया के देश दोनों सदस्य है, दोनों एक मंच पे आते हैं। इससे राजनीतिक संबंध, साझा हित के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए अवसर मिलता है। अब आप ही बताइए, आप लोग जो है बस अड्डा पर जाते हैं ना, बस अड्डा पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, कोई परिचित मिल जाता है, कोई ऐसा कॉमन स्थान पर जाते हैं जहाँ 2 आदमी मिल जाता हो, किसी के बारात में चले गए, वहाँ पर जो है दोस्त मिल गया। ठीक समारोह है, जो संगठन है बहुपक्षीय संगठन, यहाँ पे अलग अलग देश के लोग पहुँचते हैं, आपस से मिलते हैं। जैसे आप लोग बारात में मिलते हैं, बारात बाजार में मिलते हैं, किसी जिला के मुख्यालय में मिलते हैं, प्रखंड अनुमंडल मुख्यालय में मिलते हैं, किसी कॉमन स्थान पे मिल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से और आपस में मिल जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो यह स्थिति है। सांस्कृतिक देखिए, दोनों देशों के बीच देखिए, भारत और मध्य एशिया के देश जो है दोनों बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुपंथ निरपेक्ष देश है। दोनों देशों के बीच जो है सांस्कृतिक संबंध जो है देखेंगे तो दोनों देशों के भोजन, भाषा और कल्चर पे जो है दोनों देशों के जो है आप दोनों देशों के कल्चर का प्रभाव आप देख सकते हैं। भारत में जो है, मध्य एशिया में जो है बॉलीवुड फिल्म है, नृत्य है, संगीत है, धुन है, समान रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। मध्य एशिया के जो सूफी नृत्य संगीत थे वे समान रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। तो दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, यह स्थिति है। कल्चर जो है दोनों, देखिए कल्चर अगर कॉमन है तो जोड़ता है, यह स्थिति है। उसके बाद ऊर्जा संबंध, देखिए ऊर्जा संबंध में जैसा कि जानते हो कि मध्य एशिया के देश ऊर्जा संसाधन संपन्न देश है, गैस के भंडार है, परमाणु ऊर्जा का जो है यूरेनियम का बड़ा भंडार है।
जल संसाधन का भंडार है, जल विद्युत की संभावना, अपार संभावना है। भारत तुर्कमेनिस्तान इंडिया भारत तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के बीच तापी गैस पाइपलाइन समझौता हुआ है 2010 में। अभी वह अधूरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान के गतिरोध के कारण, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की स्थापना के बाद। उसके बाद भारत जो है कजाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया है, असैन्य परमाणु समझौता। इसके अलावा आप देख रहे हैं यूरेनियम भारत जो है खरीदता है कजाकिस्तान से। आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक संबंध जो है, हालांकि कनेक्टिविटी की चुनौती के कारण दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार, भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार महज $2 अरब ही वार्षिक होता है। इसके पीछे रीजन है कि अगर आप देखेंगे भारत से अगर वस्तु और सेवा को पहुंचाना होगा तो या तो पाकिस्तान से होकर जाएंगे, नहीं तो अफगानिस्तान को बाईपास करके या ईरान के माध्यम से। पाकिस्तान अपना भूमि का इस्तेमाल भारत के व्यापार के लिए नहीं करने देता है, देख रहे हैं। भारत ईरान के माध्यम से जाएगा, लेकिन यहाँ पे तालिबानी शासन है, यहाँ भी अवरुद्ध है। तो यह स्थिति है। तो कनेक्टिविटी कारण हवाई मार्ग के माध्यम से, नहीं तो ईरान के माध्यम से ही भारत मध्य एशिया के बीच जो है व्यापार होता है। भारत मध्य एशिया बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी व्यापारिक द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम होता है। इसके पीछे सीधा कारण है कनेक्टिविटी, डायरेक्ट भौतिक संपर्क नहीं है। और पाकिस्तान अपनी भूमि का प्रयोग भारत के व्यापार के लिए नहीं कर, भारत की संपन्नता के लिए, भारत के आर्थिक लाभ के लिए नहीं करने देगा। तो यह स्थिति नहीं करने देता है, यह स्थिति है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन और मध्य एशिया में कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा देश है मध्य एशिया का, इसके साथ जो है भारत मध्य एशिया में सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार है, व्यापारिक साझेदार है। ताशकंद 1987 में भारत जो है, ये जो ताशकंद देख रहे हैं तजाकिस्तान में जो है, भारत जो है वाणिज्यिक दूतावास का स्थापित किया है, देख रहे हैं। इसके बाद कनेक्टिविटी जो है, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण है। भारत को मध्य एशिया से जोड़ने के लिए भारत जो है INST जो है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा का सदस्य पर हस्ताक्षर किया है। यह जर्दुर में समझौता हुआ था भारत, ईरान, रूस के बीच। इसके माध्यम से या INSTC अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा एक मल्टी मोडल कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर के माध्यम से, यह कॉरिडोर जो है भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को, जवाहरलाल नेहरू नहरसुवा बंदरगाह को ईरान के अब्बास बंदरगाह को जोड़ते हुए, यह जो है मध्य एशिया को जोड़ते हुए मॉस्को को जोड़ता है, और फिर मॉस्को से सीधे जो है यूरोप को जोड़ता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा से क्या होगा, जब ये गलियारा तैयार हो जाएगा, इसके माध्यम से बंदरगाहों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से यह सीधे जो है जब मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सीधे ईरान के जल मार्ग से जोड़ेगा। भारत के यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नहरसुवा, यहाँ से ईरान के अब्बास बंदरगाह को जोड़ेगा, और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए सीधे मॉस्को को जोड़ता है। यानी यह जल मार्ग के माध्यम से, रेल मार्ग, सड़क मार्ग के माध्यम से सीधे जो है मॉस्को को जोड़ेगा, मॉस्को को फिर जो है यूरोप से जोड़ता है। यही यूरोप है, समझ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी में है। उसके बाद भारत अशगावत समझौता का में भी शामिल हो गया है। यह समझौता मध्य एशिया को फारस के देशों को जो है वस्तु और सेवाओं के, माल के जो है परिवहन के लिए इसकी परिकल्पना की गई है। यह जो है मध्य एशिया सीधे वस्तुओं का प्रवाह जो है फारस के देशों में होगा। फारस के देशों में सीधा संपर्क है, समझ रहे हैं। ईरान के चबहार बंदरगाह का नियंत्रण भारत द्वारा किया जाता है, उसका एक हिस्से का, जिसमें भी शामिल हुआ है। तो मध्य एशिया से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की बात तो और भी नहीं, पहले तो था ही, डायरेक्ट पहुंच जाते थे चबहार, इंडिया से सीधे चबहार गए, और चबहार से सीधे ईरान होते हुए चबहार रेल लिंक के माध्यम से
डरांज जेरांज सड़क मार्ग के माध्यम से सीधे हम पहुंच जाते थे मध्य एशिया में। लेकिन अभी जो है अफगानिस्तान में जो है तब तालिबान की जब से शासन आई है तब से तालिबान में ही राजनीतिक अस्थिरता रही है और चुनौती है। तो कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद रक्षा संबंध देखेंगे, भारत ईरान मध्य एशिया के बीच जो है रक्षा संबंध है। भारत मध्य एशिया के रक्षा संबंधों में देखेंगे दोनों के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है कंजाइंड 21 भारत के पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास होता है। भारत का ताजिकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास होता है। ताजिकिस्तान में भारत का पहला एकमात्र जो है भारत के बाहर अगर वायुसेना का अड्डा है, ताजिकिस्तान में भारत का सैन्य अड्डा है और ताजिकिस्तान के साथ भारत का रक्षा समझौता भी है। पूरे भारत से बाहर अगर किसी देश में भारत का सैन्य अड्डा है तो ताजिकिस्तान में ही है। रक्षा समझौता है और संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, सैनिकों का प्रशिक्षण होता है, सैनिकों की क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता दी जाती है भारत मध्य एशियाई देशों के बीच। तो यह स्थिति है। अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे भारत के लिए मध्य एशिया का क्या महत्व है उस पर। आप जानते ही हैं भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व क्या है। मध्य एशिया के देश जो है, ये जो एरिया जो दिख रहे हैं भारत की विस्तारित पड़ोसी का एरिया है। विस्तारित पड़ोसी में अगर आप देखेंगे तो इधर तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका ये सब आ ही जाता है। इधर जो है विस्तारित पड़ोसी में जो है ये एरिया भी शामिल हो जाता है। एरिया मध्य एशिया के देश भी भारत की विस्तारित पड़ोसी का हिस्सा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उसके बाद अफगानिस्तान में भारतीय हितों की, जैसा कि जानते होंगे अफगानिस्तान जो कि देखिए पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान में भारत का 4400 अरब डॉलर का जो है निवेश हुआ है। विभिन्न प्रकार के सलमा बांध है, संसद का निर्माण किया है, वहाँ की बुनियादी ढांचा में पर्याप्त जो है मदद किया भारत। अफगानिस्तान में उसके बाद अफगानिस्तान से मादक द्रव्यों, आतंकवाद, इस सब को नियंत्रित करने के लिए, समझ रहे हैं, अफगानिस्तान में हितों की रक्षा करने के लिए आप देखें उज्बेकिस्तान की सीमा, तुर्कमेनिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ मिल रहा है। तो अफगानिस्तान में भारतीय हितों की जो करोड़ अरबों डॉलर का निवेश हुआ है उसको रक्षा करने के लिए ये देश की जो सहयोग जरूरी है, सहयोग जो है जरूरी है। तो मध्य एशिया का जो है अफगानिस्तान में जो है भारतीय हितों की रक्षा के लिए मध्य एशिया के देशों का भारत के लिए महत्व है। उसके बाद भूसामरिक महत्व है। देखिए, ये जो एरिया जो है, इधर चीन है, इधर रूस है, इधर यूरोप है, इधर ईरान है, यहाँ काला सागर है। तो इसका भूसामरिक महत्व है, भूसामरिक महत्व है, रणनीतिक महत्व भारत के लिए, चूँकि यह पश्चिम एशिया को, दक्षिण एशिया को, यूरोप को जो है जोड़ने का बीच चौराहा है, जोड़ने का काम करता है। तो इसका सामरिक महत्व है। ऐतिहासिक काल में देखेंगे सोवियत संघ के विघटन से पहले उससे पहले 20वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो यह जो एरिया जो था ब्रिटेन और यूरोप रूस के बीच जो है प्रतिद्वंद्विता का क्षेत्र था। आज भी चीन, यूरोप के देश, अमेरिका, इस सब की जो है व्यापक सामाजिक और सामरिक और आर्थिक हित जो है जुड़ा हुआ है। इसमें भारत के लिए सामरिक महत्व है, क्योंकि यहाँ से वह सीधे सीधे अफगानिस्तान, चीन, सीधे रूस, ईरान सीधे जो है जुड़ सकता है। उसके बाद रक्षा सुरक्षा, जो मध्य एशिया से जो है आप देख रहे हैं, जो मादक द्रव्य है, आतंकवाद है, इस सब को नियंत्रित करने के लिए जो है मध्य एशिया के देशों के साथ सहयोग जरूरी है। क्योंकि यहाँ तालिबान का शासन है और तालिबान के साथ एक बार ऐतिहासिक एक बार जो है घटना घट चुका है। इसलिए इस जगह जो है, मान लीजिए अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग करके भारत में अगर आतंकी भी हमला करता है इस जगह, या भारत से ड्रग का सप्लाई अफगानिस्तान से कोई अगर मादक द्रव्यों का अगर सप्लाई अगर हो रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए
भारत की यहाँ उपस्थिति बहुत जरूरी है। रक्षा सुरक्षा, उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा में देखेंगे, ये जो एरिया जो है गैस का, तेल का व्यापक भंडार है, यूरेनियम का व्यापक भंडार है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जल विद्युत का व्यापक संभावनाएं हैं, भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकता है। व्यापार निवेश, मध्य एशिया के देश एक विशाल बाजार है, विशाल बाजार है, और दोनों देशों के बीच व्यापार की, दोनों पक्षों के बीच व्यापार की व्यापक संभावनाएं हैं। कनेक्टिविटी अगर ठीक हो जाता है तो दोनों देशों के बीच जो है दूरसंचार हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, हेल्थ सेक्टर हो, स्वास्थ्य पर्यटन हो, बुनियादी ढांचे के निर्माण का जो बुनियादी ढांचा हो, बैंकिंग है, इस सब का व्यापक विस्तार किया जा सकता है, सर्विस सेक्टर का विस्तार किया जा सकता है। तो यह स्थिति है। तो मध्य एशिया का भी अपना महत्व है। अब मध्य एशिया के साथ भारत की क्या चुनौती है, तो आप चुनौती में देखेंगे, हम एक एक करके सब बता रहे हैं। दोस्तों, अब हम भारत मध्य एशिया के बीच जो है चुनौती देखेंगे। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत मध्य एशिया के बीच सबसे बड़ा चुनौती है सीधा संपर्क की, यानी कनेक्टिविटी की। डायरेक्ट संपर्क नहीं होने से दोनों देशों के बीच जो है जो संभावनाएं हैं, दोस्ती की जो संभावनाएं हैं, संबंध सहयोग की जो संभावनाएं हैं, उस पर असर पड़ता है, चाहे व्यापार हो या पर्यटन हो। आप देख रहे हैं निम्न स्तरीय कनेक्टिविटी चुनौती है। दूसरा, व्यापार क्षमता का दोहन। दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी मात्र $2 अरब ही वार्षिक कारोबार होता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कनेक्टिविटी की चुनौती। उसके बाद अगला है राजनीतिक स्थिरता। मध्य एशियाई देशों में हमेशा राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। अगर किसी देश में राजनीतिक स्थिरता होगा तो आप बेहतर तरीके से तालमेल नहीं बना सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के परिवार में झगड़ा हो रहा है, आप उसको दूरा पर जाइएगा, आप दूरा पर जाइएगा, कहीं झगड़ा शांत होगा तब जाएंगे। आप ही बताइए, किसी के आपके पड़ोसी है या आपके दोस्त जो है मानसिक पीड़ा में परेशान है, और उसको ले जाइएगा रेस्टोरेंट में, जाएगा? नहीं जाएगा। तो यह स्थिति है। तो राजनीतिक स्थिरता हमेशा जो है दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ता है। अस्थिर सुरक्षा व्यवस्था, अब देखेंगे तो यहाँ की जो व्यवस्था है, ये जो है मध्य एशिया के देशों में हमेशा जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है अस्थिरता रहती है। चाहे आसपास के अफगानिस्तान में ही तालिबान के शासन, इससे दोनों देशों के बीच जो है असर पड़ता है। चीन का प्रभाव, आप देखेंगे चीन यही है। इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव होने से भारत के हितों पर जो है असर पड़ता है, क्योंकि चीन भारतीय हितों को हर जगह नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। क्योंकि दोनों वैश्विक स्तर पर भारत चीन प्रतिद्वंदी है ना, तो चाहेगा ही नहीं कि यहाँ इसको लाभ मिले। तो ये स्थिति है। और अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान यहाँ पर तालिबान के शासन आने से एक अस्थिरता जबकि पैदा हो गई है, और भारत के साथ जो जुड़ाव था कट गया है। अफगानिस्तान में अस्थिरता भी भारत और मध्य एशिया के बीच जो है हितों को प्रभावित कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे ये चुनौती है। अब भारत को क्या करना चाहिए इस चुनौती से निपटने के लिए? जो मध्य एशियाई देशों का पावर सेंटर रूस के पास है, क्योंकि मध्य एशियाई देश पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, और सोवियत रूस द्वारा यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के कारण भी भारत के हित प्रभावित हो रहा है। तो भारत को मध्य एशिया से जुड़ाव के लिए, मध्य एशिया से में अपना प्रभाव जमाने के लिए रूस के साथ संबंधों को मधुर बनाना होगा, क्योंकि इस सब का पावर सेंटर, इस सब का कंट्रोलिंग जो है रूस करता है। और रूस भारत के साथ, रूस और भारत की भी रणनीतिक साझेदारी है। तो मध्य एशिया में भारतीय हितों की रक्षा के लिए रूस के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है। यह स्थिति है। उसके बाद अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे भारत मध्य एशिया प्रथम शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम।
जैसा कि जानते होंगे, भारत मध्य एशियाई देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 30वीं वर्षगांठ पे 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। इस शिखर सम्मेलन में दोनों पक्ष के नेताओं ने भारत मध्य एशिया के आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। उसके बाद इस शिखर सम्मेलन में जो है आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरों से निपटने के लिए भारत मध्य एशिया के इच्छुक देशों के बीच जो है आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास का आयोजन करने पर सहमत हुए। यानी भारत और मध्य एशिया के देशों, कोई भी देश या सभी के साथ जो है आतंकवाद और मादक पदार्थों के खतरों से निपटने के लिए आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास करने का निर्णय लिया गया है। अफगानिस्तान में दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए अफगानिस्तान पर एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय इस शिखर सम्मेलन में लिया गया था। और दोनों पक्षों भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच जो है नियमित रूप से वार्ता करने के लिए आपसी साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक संस्थागत वार्ता तंत्र का सृजन करने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हर 2 वर्ष पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जनवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम और द्वितीय का 2024 में आयोजित किया जाएगा। दोनों देश जो है इस सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। दोनों नेताओं ने व्यापक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अस्थायी और व्यापक भारत मध्य एशिया साझेदारी के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ये जो संयुक्त घोषणा पत्र है भारत में मध्य एशिया के साझा दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। देखेंगे भारत मध्य एशिया के सहयोग को नियमितता के लिए नई दिल्ली में एक मध्य एशिया सचिवालय गठित करने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में मध्य एशिया सचिवालय का गठन का निर्णय लिया है। और कनेक्टिविटी के लिए भारत मध्य एशिया कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए चबहार और अफगानिस्तान के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। बौद्ध प्रदर्शनी, इसके अलावा भारत मध्य एशिया सामान्य संयुक्त कोष मतलब डिक्शनरी जारी करने का, प्रतिवर्ष 100 मध्य एशियाई युवाओं को भारत यात्रा कराने का निर्णय लिया गया है। यह स्थिति है। इसके बाद अब प्रथम शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के लिए जो है विदेश मंत्रियों का, रक्षा मंत्रियों का, वाणिज्य मंत्रियों का एक जो है साझा वार्ता का भी जो है नियमित वार्ता का भी निर्णय लिया गया है। तो यह है। और देखेंगे और शिखर सम्मेलन में जो है आपसी सहयोग के भावी मुद्दों पर चर्चा के लिए दोनों नेताओं ने भारत मध्य एशिया संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो है सहमत हुए, निर्णय लिए। तो भारत मध्य एशिया के शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम दिखा दिए हैं। चुनौती वही है, महत्व वही है, और आप इसको देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे।